सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम साजिद है। एक छोटे से गांव से नौकरी करने दुबई आया था और यहाँ एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया था। वे बहुत अच्छी थी। मैं उनकी बहुत इज्जत किया करता था। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर में ही रखा हुआ था क्योंकि घर में वो बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात को हल्की हल्की सी उनके कमरे से किसी की आवाज़ें आती थी और एक दिन मैं अपनी मालकिन के कमरे के करीब गया। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह कांप गई क्योंकि मासूम से भोले भोले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दुबई में जब गर्मी होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर पूरी तरह एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटा हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे कमरे में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरी जोरों पर थी। अब मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। अपने कमरे से निकल गया और यूं ही टहलने लगा कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। मेरी मालकिन का घर बहुत बड़ा था। मैं अपनी मालकिन के साथ ही रहता था क्योंकि मैं गांव से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर मुझे बॉडीगार्ड के लिए रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पे हो। मालकिन एक मशहूर फिजिशियन थी और सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। शायद सिटी हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल औरत थी। अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन के साथ 5 महीने गुजारे थे। इन दिनों में मैंने मालकिन में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर से बेचैन कर दिया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक दफ़ा फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देने लगी। ये फ़ोन के या स्पीकर की आवाज़ मालूम नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मर्द मौजूद हो। हल्की हल्की आवाज़ ने मेरे अंदर शक पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा नौकर था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस वक्त मालकिन के कमरे के करीब जाता। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मामूली था क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात बेचैनी में बाहर ही वक्त गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में होती, मैं उनका गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए
आता था जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था कि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोच के साथ बिस्तर पर लेटा थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर से मालकिन के कहने पर मैं मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें बंद करके बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो रात भर सोई ना हो। मालकिन के चेहरे पर ज़माने की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही मालकिन से पूछ लिया कि आप रात भर सोई नहीं है क्या? मेरी बात सुनकर मालकिन ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी कि साजिद, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में मैं काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल भी नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सोई नहीं रही थी, बल्कि उसके कमरे में तो कोई मौजूद था। लेकिन मालकिन ने तो सरासर झूठ बोल दिया था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने एक गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखते हुए किसी सोच में गुम थी, और हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा नौकर था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहे थे, मैं वो सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक अच्छे किरदार वाली और शरीफ औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी उसके बाद कोई काम नहीं होता था, इसलिए मैं भी अब अपने कमरे में आराम करने चला गया। गर्मी ने इस कदर जोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में सब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हफ्ते के आखिर में एक दिन शॉपिंग करने जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सब लोग बिजी रहते थे। मैं भी मालकिन को अच्छे मॉल ले जाया करता था और बाकी दिनों में घर से ही हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का एक ही चक्कर रोज़ लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पूरे सुकून और आरामदेह थी। मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं थी, मगर मैं दुबई किसी और मकसद से आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा करता था और रात को जब कमरे से बाहर निकलता तो कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आती थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। मैं वहाँ ठहर गया था। वो आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस वक्त छुपकर आया था, जिसके बारे में मालकिन ने मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे में जाने के लिए वापस पलटने लगा तो मुझे मालकिन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अब मुझसे रहा ना गया। मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ों को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अपने आप खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसे दिखाई देता है वैसा हरगिज़ भी नहीं होता। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं आज से 7 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाब आंखों में लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अपने एक जानने वाले के ज़रिए से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के रिश्तेदार ने माँ को बताया था कि दुबई में बहुत
आसानी से नौकरियां मिल जाया करती हैं। उसने माँ से 6 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया था और मैं बगैर किसी भी नौकरी को सोचे समझे ही यहाँ से सोचकर दुबई चला आया था कि यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को अपने ख्वाबे की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पर हकीकत का एहसास हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहा था और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे साफ सफाई करने की नौकरी मिली तो मैंने उस काम को छोटा बड़ा नहीं समझा और साफ सफाई का काम करने लगा। मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती और मैं अपनी माँ को झूठ दिलासा देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो 4 महीने का ही वीज़ा था और फिर मुझे वापस घर चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मुझे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। होटल की साफ सफाई करके वापस अपने कमरे तक आने के लिए मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। ऐसे ही एक दिन साफ सफाई करके होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो मैंने अस्पताल के बिस्तर पर खुद को पड़ा हुआ पाया और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बांधी हुई थी, सर में बहुत दर्द उठ रहा था। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी, रास्ते में तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए थे। अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझसे अपने घर चलने को कहा। कह रही थी कि मेरा ये हाल इसकी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती थी। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसके रिक्वेस्ट पर मैं मान गया था। होटल का किराया भरना अब मेरे बस की बात नहीं थी। 3 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 3 दिन बाद मैंने उससे इजाज़त चाहा तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है और अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास मुलाजिम के तौर पर रख सकती है। मैं गांव में अपने दोस्तों की गाड़ियां चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं उसके ही घर में रह सकता हूँ और इसके लिए ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान हो गया कि वो मुझ जैसे अजनबी पर कैसे इतना भरोसा कर सकती है, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे ही हामी भर ली और उस दिन से ही मैं मालकिन के पास नौकरी करने लगा। मालकिन ने मुझे अपने घर में सिर्फ जगह दी नहीं थी बल्कि इज्जत भी दी थी। मुझे कभी ऐसा महसूस ना होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी, जिससे मैं खुशी खुशी अपने माँ को भिजवा दिया करता था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बढ़वा दिया था। दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 7 महीने होने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से जो हल्की हल्की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी वे मेरे अंदर एक शक भर दिया था। और जब मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने पूरी तरह से मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को मालकिन अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब गुस्से में कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए।
हो। मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतनी तेज़ी आवाज़ में बात करते हुए देखा था। मैंने हल्काते हुए कहा कि मैंने आपकी चीखें सुनी थी, इसलिए दौड़ा चला आया कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वो 3 आदमी मुझे घूर रखकर देख रहे थे। मालकिन ने गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नज़र भी ना आना। मैं उल्टे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गया था, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई थी। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुमारी डॉक्टर थी। वो आधी रात को 3 मर्दों के साथ कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीखों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन मुझे कभी भी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो एक आदमी मालकिन को बाजू से पकड़ा रखा था और मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और इसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था, और उसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत कैसे एक वक्त में 3 आदमियों के साथ रात गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन मुझे कोई बात किए बगैर ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी लाल पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नज़रें चुरा ली थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी होगी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगा लूँगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाती थी और उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया था। मैं चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकिन एक बदकिरदार औरत थी, और अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बदकिरदार है तो फिर वह चीखती क्यों है। मालकिन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था। मालकिन टहलकर थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। 12 बजे के करीब कमरे में वही 3 आदमी चले आए थे। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया था और मालकिन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। उनमें से एक आदमी मालकिन के करीब चला आया और मालकिन के बाजुओं से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन के हल्के से हल्की सी चीख निकलने लगी थी, जिससे उस आदमी ने अपने हाथों से उनका मुंह दबा लिया था। मालकिन की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थी। मेरे जिस्म से पसीने छूटने लगे थे। मैं मालकिन के कमरे में अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्के देकर बिस्तर पर गिराया और मालकिन को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वह मालकिन से कह रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह हद से गुजर जाएगा। मैं जानना गया था कि वो आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है। अब यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीर है, लेकिन वो मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को अभी तक नहीं जान पाया था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर तो मेरी जान ही निकलने लगी थी। मालकिन हाथ जोड़ उस आदमी से रहम की भीख मांग रही थी। मालकिन का हालत बहुत ख़राब थी। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को वार्निंग दी कि अगर मालकिन ने जल्दी उसका काम नहीं किया तो मालकिन को बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि मालकिन जल्दी उसका काम कर देगी, और वो 3 आदमी कमरे से निकलकर चले गए थे। मालकिन बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर मालकिन की जान निकल गई। वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मालकिन को कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सारा सच बताना होगा।
میں مالکن کے قدموں میں بیٹھ گیا اور مالکن کو یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ پوری طرح وفادار ہوں۔ مالکن کہنے لگی، یہ تینوں آدمی بہت خطرناک ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ان معاملوں سے دور رہو۔ میں نے کہا، آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میری باری ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کروں۔ مجھ پر آپ کے بہت احسان، اور اب جب احسان اتارنے کا موقع مل رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی تو انہوں نے میری بات پر یقین آ گیا، اور روتے ہوئے جو سچ انہوں نے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں آدمی مالکن کو کچھ دنوں سے ڈرانے دھمکانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس مالکن کے تمام گھر والوں کی تصویریں موجود تھیں۔ اب وہ مالکن کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر مالکن نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مالکن کے گھر والوں کو ختم کر دے گا۔ مالکن سے غیر قانونی اور غیر انسانی کام کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی۔ دبئی کی بڑی بڑی امیر عورتیں ان سے اپنا علاج کرانے کے لیے آتی تھی۔ کچھ مہینوں سے مالکن کے پاس ایک عورت علاج کے لیے آ رہی تھی جسے دل کی کچھ تکلیف تھی، لیکن اس عورت کی بیماری اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ مالکن پوری ایمانداری کے ساتھ اس عورت کا علاج کر رہی تھی اور وہ عورت اب ٹھیک ہونے کے در پر تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کے تینوں بیٹے مالکن کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ہماری ماں کو دوائیاں بدل کر اسے ایسی دوائیاں دو جس سے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ تینوں بیٹے اپنی ہی ماں کے ماننا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ماں کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کی ماں کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد مرنے کے بعد ہی ان تینوں بیٹوں کے نام ہونی تھی۔ دربلتا کا قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے وہ تینوں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہی اپنی ماں کو ختم کروا دیا جائے۔ مالکن ایک نیک اور ایماندار ڈاکٹر تھی اور یہ بات انہوں نے کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ وہ ایک صحت مند عورت کو غلط دوائیاں دے کر موت کی دہلیز پر پہنچا دے۔ اس لیے مالکن نے ان تینوں کو صاف منع کر دیا اور ان کی رپورٹ پولیس میں درج کروانے کی دھمکی دی، لیکن وہ تینوں بھائی بہت ہی شاطر دماغ کے تھے۔ انہوں نے مالکن کے گھر والوں کا پتہ لگا لیا تھا اور وہ مالکن کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ایک تو مالکن کی بہن کے ساتھ بھی غلط حرکت کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ مالکن کے گھر والے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے گھر کے بارے میں یہ سب سوچ کر مالکن کی جان نکل گئی تھی اور انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا ارادہ بدل دیا، لیکن وہ چاہ کر بھی ان تینوں کی ماں کو غلط دوائیاں نہ دے سکی۔ وہ تینوں کچھ مہینے سے ہر رات مالکن کے پاس آتے اور مالکن کو بری طرح ڈراتے دھمکاتے۔ مالکن کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روکتی آ رہی تھی، لیکن اب ان تینوں کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو ہی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مالکن کو 4 دن کا وقت دیا تھا۔ اگر مالکن نے 4 دن میں کچھ نہیں کیا تو مالکن پورے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے۔ مالکن ساری بات بتانے کے بعد بری طرح رونے لگی۔ وہ اس قدر بری طرح پھنس گئی تھی کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تینوں آدمی مالکن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مالکن یہاں اکیلی رہتی ہے جائیداد کی خاطر۔ وہ سنگ دل اپنی ماں کو ہی مروانے کی تیاری کر بیٹھے تھے، تو مالکن کے گھر والوں کو مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ میں جو مالکن کو لے کر غلط باتیں سوچ رہا تھا، سارا سچ جاننے کے بعد مجھے اپنی ہی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ مالکن تو واقعی ایک نیک ڈاکٹر تھی۔ میں نے مالکن سے کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مالکن کہنے لگی کہ وہ تینوں آدمی مجھ پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں اور میں گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ فکر مت کریے، آپ کہیں نہیں جا سکتی،
لیکن میں تو جا سکتا ہوں۔ مالکن میری شکل دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، میں خود پولیس کے پاس جاؤں گا اور انہیں ایک ایک بات بتاؤں گا۔ وہ تینوں بھائی جب ایک ساتھ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ میری بات سن کر مالکن اطمینان سے ہو گئی۔ اگلے دن میں نے مالکن کو ہاسپٹل چھوڑا۔ مالکن کی گاڑی کو ہاسپٹل کے پارکنگ میں ہی کھڑا کیا اور خود چپکے سے گاڑی سے نکل کر ٹیکسی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ہر بات پولیس والوں کو بتا دی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے ایکشن لے کر ان تینوں کو گرفتار کر لیا۔ مالکن نے بھی اپنی مریض کو سارا سچ بتا دیا۔ وہ تینوں گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کی ماں نے بتایا کہ وہ تینوں ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے پتی کی پہلی بیوی کی اولاد ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دولت کی خاطر وہ تینوں بیٹے جنہیں انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سی زمین جائیداد کی وجہ سے مالکن اتنی بڑی مشکل سے آسانی سے باہر نکل آئی تھی۔ مالکن نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو شاید وہ غلط راستے پر اپنے قدم بڑھا دیتی۔ میں نے کہا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اوپر مالکن کے بہت احسان تھے اور میں نے تو بس انہی احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ آج کل لوگ دولت اور پیسوں کے لیے انسانیت تک بھول جاتے ہیں۔ وہ تینوں آدمی بھی اتنے بد نصیب نکلے کہ پیسوں کی خاطر اپنی ہی ماں کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے مالکن سے معافی مانگ لی تھی کیونکہ کچھ ہی وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے مالکن بد کردار محسوس ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ رات کو 3 مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں جبکہ وہ تو تکلیف کی دہلیز پر تھی۔ کبھی کبھی پوری طرح سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے آس پاس کچھ بھی عجیب یا غلط محسوس ہو تو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر میں مالکن کے کمرے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کر دیتا اور ان کی آنکھوں میں موجود تکلیف کو نہ جان پاتا تو شاید مالکن اپنی مریضوں کی قاتل بن جاتی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔